नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो छठी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है, पर विशेष रूप से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ, जिनके कमेंट बॉक्स में बार बार ये प्रश्न आते हैं कि मैम रिवीजन के लिए हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम पूरा जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी रिवीजन शॉर्टकट से थोड़ा सा जल्दी से कर सकें। तो बच्चों, आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, तो सभी बच्चे अगर आप उसको कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका काफ़ी जो पाठ्यक्रम है वो उसमें काफ़ी हद तक जो है आपका पाठ्यक्रम का जो पुनरावृत्ति है वो उसमें हो जाएगी। और आपकी जो परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से, जो अभी मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में, उसमें आपके जो प्रश्न हैं सारे आप हल कर पाएंगे सिर्फ उन्हीं को करने से। तो आपको आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और जो जो बिंदु मैं आपको बताऊंगी उनको आपको विशेष रूप से सबसे ज़्यादा पहले जो है याद करना है और उनका बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 100% जो है आपको सफलता हासिल होगी और परीक्षा में आप जो उससे संबंधित प्रश्न हैं वो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं आज के जो टॉपिक की महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखा रही हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा है शब्द रूप। शब्द रूप का नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। छठी कक्षा से ही आप शब्द रूप याद करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको याद हो जाता है। इसमें आपको जो शब्द रूप याद करने हैं, देखिए, एक आपका शब्द रूप है बालक का, पुल्लिंग शब्द रूप, जो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। दूसरा है बालिका, स्त्रीलिंग शब्द रूप है। और तीसरा है नपुंसकलिंग शब्द रूप, फलम। ये तीनों जब हम एक एक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो काफी सारे जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं हमारे, उन सब का हल जो है आपको मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा और किस किस प्रश्न से ये जो शब्द रूप है आपके प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे इन शब्द रूपों से, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो उसके बाद, शब्द रूप के बाद पहले हम आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं, सर्वनाम शब्द रूप। एक हमने पहला शब्द रूप किया जो हमारा संज्ञा शब्द रूप है, ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है वो। जैसे बालक शब्द रूप हमने किया तो उसके ही तरीके से और कोई भी अकारांत जो शब्द रूप होते हैं वो सारे बालक की तरह चलेंगे। और बालिका, जो स्त्रीलिंग आकारांत जितने भी शब्द रूप होंगे वो किसकी तरह चलेंगे, बालिका की तरह चलेंगे। और जो नपुंसकलिंग होंगे, जैसे फलम है, ठीक है, वो तो सबसे आसान होता है क्योंकि उसकी दो ही विभक्ति आपको याद करनी होती हैं और बाकी सारे पुल्लिंग की तरह चलते हैं, बालक के समान। तो ये जो शब्द रूप आप याद कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्द रूप। कुछ शब्द रूप हैं, ज्यादा नहीं है। एक है आपका अस्मद शब्द रूप, जिसका अर्थ होता है मैं, जो मैंने आपको पहले भी अनुवाद की वीडियो में बताया है। जैसे अहम, आवाम, वयम, ये जो हमने किया है सिर्फ प्रथमा विभक्ति में, इसको हमें पूरा याद करना है। अस्मद शब्द रूप को पूरा बिल्कुल अच्छे से याद करना है। उसके बाद है युष्मद शब्द रूप, जिसका अर्थ होता है तुम, त्वम, युवाम, यूयम। ये इसकी प्रथमा विभक्ति है। इसको सातों विभक्तियों में जो है हमें याद करना है। और उसके बाद है किम शब्द रूप। किम शब्द रूप जो है आपका तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। और आगे आने वाला शब्द रूप है तत् शब्द रूप, जो आपका चलता है सह, तौ, ते। वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। और ये जो शब्द रूप हैं आपके किम शब्द रूप और जो आपका तत् शब्द रूप है, उनमें से आप कोई भी एक याद कर लें, दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है। तो एक भी शब्द रूप याद कर लेंगे तो दोनों एक की तरह चलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको दो शब्द रूप, बालक, बालिका, अस्मद, युष्मद और एक किम शब्द रूप, ठीक है, ये 5 शब्द रूप ही आपको याद करने पड़े। बाकी तो सारे एक दूसरे के साथ ही बिल्कुल मिलते हुए वो शब्द रूप होंगे। तो आपको सबसे पहले इन शब्द रूपों को अच्छे से लिख करके अभ्यास करना है, याद करना है। और इनको आपको संस्कृत के लिए, संस्कृत के पेपर के लिए आप इनको रोज प्रैक्टिस करिए। डेली अपना अभ्यास बनाइए कि आपको एक शब्द रूप दोहराना ही दोहराना है इनमें से, ठीक है। और आगे देखते हैं कि और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेंगी।
उसके बाद अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है धातु। अब धातु मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक धातु मैं आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, पठ धातु। ठीक है, पठ धातु आपको याद करनी है पांचों लकारों में। ठीक है, पांचों लकारों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। पांचों लकारों का अर्थ पता होने का मतलब है लट लकार कब यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, लोट कब होता है आज्ञा देने में, विधिलिंग कब होता है चाहिए अर्थ में, लंग लकार कब होता है भूतकाल में, लिट लकार कब होता है भविष्यत काल में। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पूरी धातु पांचों लकारों में आपको सिर्फ ये एक धातु आप अच्छे से कंठस्थ कर ले। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है ये धातु। और इसके बाद जो मैंने एक और पॉइंट लिखा है आपके लिए वो है पाठों का हिंदी अर्थ। जितने भी आपके पाठ हैं, ठीक है, उनको आप उसका हिंदी अर्थ जरूर अच्छे से एक बार कर लें, क्योंकि अगर आपने पाठों को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप कैसे उनके उत्तर दे पाएंगे। तो एक एक बार तो आपको पाठ अच्छे से पढ़ने होंगे, आपको पता होना चाहिए उस पाठ में क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है पाठों से पूछे जाते हैं, व्याकरण के भी, वह पठित गद्यांश, पठित जो आपका नाट्यांश है, ठीक है, इस तरीके के गद्यांश है, पद्यांश है, ये सारे प्रश्न जो है आपके पाठों से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको बोला है शब्द रूप याद करने के लिए, कुछ 5 शब्द रूप, एक धातु, और सारे पाठ आप एक बार हिंदी अर्थ कर लीजिए। आप रोज एक वीडियो भी देखें तो आपके आराम से 7 पाठ हैं, आराम से पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, और आपको इसका जो है अभ्यास, जो शब्द रूप धातु रूप है, इसका नियमित रूप से अभ्यास करना है। तो ये सारी चीजें जब हम कर लेते हैं तो अब हम देखते हैं आगे कि कितने प्रश्नों के उत्तर जो है हमें मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, खासकर जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको आपके जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अपठित गद्यांश जो आपका आता है, प्रश्नों के उत्तर आप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक 4 अंक का प्रश्न आता है ऑप्शन वाला, ठीक है, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। उसका आपको बताना होता है, किसी में कर्तृपद बताना है, किसी में क्रियापद बताना होता है। तो ये सब आप कहाँ से बता पाएंगे जब आपको शब्द रूप पता है। ठीक है, जैसे वहां पर लिखा है बालकेन या सह या तेन या केन किम, कुछ भी लिखा है तो आपको पता चल जाएगा ये क्या होते हैं, कर्तृपद हैं। और अगर आपका पढ़ती, गच्छति, चलती, धावती, अधावत, पठेत, कोई भी धातु अगर वहां पर प्रयोग की गई है तो आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है, क्रियापद होता है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर विशेषण विशेष्य पूछा जाता है या अव्यय आपसे पूछा जाएगा, या विलोम शब्द या पर्यायवाची, ये शब्द पूछे जाएंगे। ये सारे आप अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो बड़ी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि इस पाठ में से कौन सा उसका पर्यायवाची है और कौन सा उसका विलोम शब्द है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप ये 10 अंक ले सकते हैं अगर आपको शब्द रूप और धातु रूपों का ज्ञान है। आपको पता चलेगा कि क्रियापद धातु होती हैं और जो शब्द रूप हैं वो हमारे जो भी उसमें करता है, आपका सर्वनाम शब्द है या कोई भी शब्द आया है उसमें, वो है आपका कर्ता। उसके बाद वैसे ही आपका जो पठित गद्यांश है, पद्यांश और नाट्यांश, जैसे मैंने बताया, अगर आप पाठों का हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं तो बड़ी जल्दी से जो 3-3 अंक के ये 3 प्रश्न आते हैं आपके पाठों में से, उनके प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे अगर आपने पाठ को पढ़ा है। क्योंकि आपको जो प्रश्न आया है उसकी हिंदी आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो आपको प्रश्न की भी हिंदी नहीं पता चलेगी, क्योंकि शब्द तो वही आ रहे हैं ना जो आपके श्लोक में से आए हुए हैं, जो आपके नाटक में से आए हैं या जो आपके पाठ की कहानी में से आए हैं। तो उसके लिए आपको शब्दों की हिंदी पता होना जरूरी है। तो पाठों का हिंदी अर्थ अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न निर्माण का। प्रश्न निर्माण का प्रश्न आपका सारा किम शब्द रूप पे आधारित होता है। अगर आपने किम शब्द रूप याद कर लिया तो वो 4-5 अंक का जो प्रश्न है आपको बड़ी ही आसानी से आप वो अंक परीक्षा में ले सकते हैं। और उसके बाद है आपका शुद्ध अशुद्ध। जो शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न आपका आता है वो भी आपका धातु पर, शब्द रूपों पर आधारित होता है। आपको बताना होता है कि आपका जो कर्ता है, अगर बालकः आया है तो बालकः के साथ पीछे क्या आना चाहिए, पठ धातु में पठती आना चाहिए। लेकिन अगर बालकः के साथ पठंती लिखा हुआ है तो आप उसको करेक्ट करके, सही करके क्या लिखेंगे, पठती लिखेंगे। त्वम के साथ अगर वहां पर पठ तह लिखा है तो त्वम के साथ क्या लिखेंगे, पठ सी लिखेंगे। ये सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप शब्द रूप व धातु रूप याद कर लेंगे अच्छे से।
ठीक है, जैसे ही आपको शब्द रूप धातु रूप हो जाएगा फटाफट पता चल जाएगा कि कौन सा एक वचन का है, कौन सा द्विवचन का है। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा उसमें। उसके बाद आता है आपका अनुवाद। अनुवाद जो है, जैसे मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर भी समझाया है, बहुत तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप छोटे छोटे अनुवाद आसानी से कर पाएं। और फिर भी आप अगर शब्द रूप धातु रूप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से वो अनुवाद बना पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में, जो अनुवाद की वीडियो है उनमें आपको बताया है। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि बालक का जो शब्द रूप चलता है उसका अर्थ क्या होता है, बालक शब्द रूप का, और धातु का अर्थ क्या होता है, और आपको लकार का ज्ञान हो गया, तो आप बड़ी आसानी से छोटे छोटे से अनुवाद बना सकते हैं पांचों लकारों में। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद आता है आपका चित्र देखकर वाक्य निर्माण। इसमें आपके सामने चित्र होता है, एक तरीके से इसमें भी आपको अनुवाद ही बनाना है। इसमें आपकी हेल्प के लिए हेल्प बॉक्स जो मंजूषा होती है वो दी होती है, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। आपको उसमें कुछ क्रिया शब्द हैं, कुछ संज्ञा शब्द हैं, कुछ बहुत सारे शब्द जो है मिल जाएंगे। नहीं तो चित्र देखकर आप खुद भी हिंदी में सोच सकते हैं उसके बारे में, और फिर संस्कृत में उसका अनुवाद बना सकते हैं। तो इसमें भी आपकी मदद ये वाले टॉपिक ही करेंगे। उसके बाद है आपका जो कर्तृपद है, क्रियापद है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो भी आपका इन्हीं से निकलेगा। और आपका जो वाच्य का प्रश्न आता है, वाच्य कितना कठिन जो है बच्चों को लगता है विषय, अलग से वीडियो भी आपने मेरी देखी होगी, उसमें बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और इसमें भी आप इस बात को समझें, अगर आपको शब्द रूप का ज्ञान हो गया है तो वाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य में जब आपको जाना है तो प्रथमा से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। एक तरीके से बालकह का बालकेन करना होता है हमें, ठीक है, और बालकेन का वापिस बालकह करना होता है। दो ही तरह के आपके उसमें आते हैं शब्द, तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे वाच्य भी, अगर आपको शब्द रूप का ज्ञान होगा। क्योंकि इसमें शब्द रूप ही आप देखते हैं, या तो एक वचन में, द्विवचन में, या बहुवचन में। अगर आपने उसको समझ लिया शब्द रूप को, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, और बाकी मंजूषा भी जो है आपकी उसमें काफी हद तक मदद कर ही देती है। लेकिन अगर आपको ज्ञान होगा पहले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और उसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो आज थी ये महत्वपूर्ण जो बिंदु थे आपके लिए, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो मुझे लगता है कि आपकी बहुत मदद करेंगी। और मैं बच्चों को ये करा रही हूँ पहले से ही, और बच्चों का उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप भी इसको करके देखें और मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसा करने से कितना आपको मदद मिला है। और फिर आपका जो CBSE के जो सैम्पल पेपर हैं उनको आप खुद सॉल्व करके देखें, इन्हीं प्रश्नों को, ये शब्द रूप और धातु रूप करके देखिए, आपके आंसर काफी हद तक ठीक होंगे अगर आप ये शब्द रूप और धातु रूप याद कर लेंगे। तो सभी बच्चे, आज की जितनी भी मैंने ट्रिक्स बताई हैं, आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको अच्छे से समझ लें। और हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। हाँ, हम एक आसान रास्ता ले सकते हैं अगर आपके पास समय कम है, आपको लगता है। और तो ये अगर हम इस तरीके से भी करते हैं तो इसमें भी आप थोड़ा सा मेहनत करके अगर इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो ये थोड़ा सा ही जो पाठ्यक्रम आप समझ लेंगे तो आप काफ़ी हद तक संस्कृत में अच्छे अंक ले सकते हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।